हेलो एवरीवन, ये वीडियो रहने वाला है ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए गए 2024 में सारे एग्जाम्स, चाहे वो सीडीएस हो, सीएसएफ एलडीसी एग्ज़ाम, दैट इज़ जो डिपार्टमेंटल असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, और इसमें एक और जोड़ी है दैट इज़ सीएससी, दैट इज़ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि अभी सबसे रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है यूपीएससी के द्वारा। जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे हम करने वाले हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी इनमें से किसी भी पेपर की आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद और यहाँ पे पेज नंबर भी लिखा हुआ, कौन से पेज नंबर से कौन से। तो ये पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से और कहाँ से, परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोकोनट प्रोडक्शन इन लक्षद्वीप इज आर करेक्ट। और हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की, क्योंकि काफ़ी लोग सर्च करते हैं फिर बोलते हैं मिल नहीं रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर दिक्कत है तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो लक्षद्वीप के रिगार्डिंग कौन सा सही है, कोकोनट प्रोडक्शन जो वहाँ पे होता है, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ हाईएस्ट इन इंडिया। यस, लक्षद्वीप में कोकोनट की जो कल्टीवेशन होती है, प्रोडक्शन होती है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है पर हेक्टेयर वो मैक्सिमम है वहाँ पे लक्षद्वीप में। एंड रिगार्डिंग लक्षद्वीप यू शुड नो कि यहाँ पे लिटरेसी रेट भी सबसे हाईएस्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स भी सबसे हाईएस्ट है परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो। एंड लक्षद्वीप आपको पता होना चाहिए कि ये आपका अरेबियन सी में लोकेटेड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, दैट इज़ आर्चिपेलागो है। एंड यहाँ पे इसके सबसे सदर्न में है आपका मिनिकॉय, ठीक है। ये आई थिंक सब बेसिक आपको पता होंगे मिनिकॉय। और ये है आपका 8 डिग्री चैन, और ये है आपका मालदीव्स यहाँ पे, ठीक है। और ये 9 डिग्री चैन है जो कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। येस, मिनिकॉय इज़ अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ओनली। ऑयल कंटेंट की बात करें, ऑयल कंटेंट इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है माइक्रोफोन ऑफ रह जाता है, ठीक है। तो ऑयल कंटेंट इन नट्स इज़ हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इट इज़ नॉट द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होगा, दैट इज़ वन ओनली। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ये यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टाइप ऑफ माउंटेन की बात हो रही है। हाई, थिन, पफी, वाइट क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक रिपल्स। अब बात यह आती है कि देखिए आइस क्रिस्टल्स हैं और बहुत ही हाई हैं, हाइट आप देख सकते हैं, तो भाई ये निम्बस इम्बस तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है। और आप ये भी मान लो कि यहाँ पे स्टेटस भी नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये लो लेवल क्लाउड होते हैं। इतनी बात तो आपको पता होगी ना कि जो लो लेवल जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें आते हैं 2 टाइप ऑफ क्लाउड, एक तो निम्बस और दूसरा स्टेटस। जब हम मिडिल लेवल ऑफ क्लाउड की बात करते हैं, मिडिल लेवल ऑफ क्लाउड की बात करते हैं तो क्यूमुलस आते हैं, ठीक है, क्यूमुलस आते हैं। और ये जो क्यूमुलस होते हैं ये थोड़े से कैसे होते हैं, इनका बेस होता है फ्लैट और ये पफी टाइप होते हैं, ऐसे वूल, कॉटन वूल शेप के होते हैं ये, ठीक है। तो ऐसा टाइप चलता है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, पफी टाइप हैं, ठीक है, वाइट क्लाउड्स हैं और बहुत ऊपर हैं। यानी बहुत ऊपर अगर हम बात करते हैं तो बहुत ऊपर का मतलब हाई क्लाउड में कौन आते हैं, हाई क्लाउड में आते हैं सिरस। तो दोनों का मिक्सचर हो गया, यानी कि हाई भी है, थिन भी है, ठीक है। आइस क्रिस्टल्स हैं मतलब भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिरस की। पफी है मतलब वो पफी है मतलब क्यूमुलस, दैट मीन्स द आंसर वुड बी सीरो क्यूमुलस। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और वन ऑफ इट्स टाइप इज ऑल्सो नोन एज द मैकरल स्काई। Which greenhouse gas has maximum average residence time in the atmosphere? एवरेज रेजिडेंस टाइम मैक्सिमम है, दैट मीन्स कि सबसे लंबे समय तक ये एटमॉस्फेयर में रहती है, दैट इज़ नन अदर दैन आर लाफिंग गैस, दैट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड। राइट, एंड यू शुड नो दैट वाटर वेपर इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, एंड CO2 से भी ज़्यादा मतलब वाटर वेपर है जो कि ग्रीन हाउस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग फिनोमिना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ डज BW स्टैंड फॉर एज पर दी कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि 1884 में कोएपन जी ने एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। कैसा? एम्पिरिकल क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, जहाँ पे इन्होंने आपको पता है कि कुछ वर्ड लेटर्स दिए थे, ABCDE, ये कैपिटल लेटर्स हैं, और कुछ स्मॉल लेटर्स दिए थे जैसे MSW एंड F। जहाँ पे A का मतलब क्या है, A का मतलब होता है ट्रॉपिकल, B का मतलब होता है ड्राई, C का मतलब होता है वार्म टेम्परेट, D का मतलब होता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, एंड E का मतलब होता है टुंड्रा टाइप, ठीक। वहीं पे अगर स्मॉल लेटर की बात करें तो M का मतलब है मॉनसून, S का मतलब है कि यहाँ पे समर ड्राई होगी, W का मतलब है कि यहाँ पे विंटर ड्राई होगी,
एंड एफ का मतलब है कि यहाँ पे बारिश ही बारिश होगी, फुल बारिश होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बी और डब्लू, तो ड्राई होगा। अब ये विंटर ड्राई वाला डब्लू नहीं है, ध्यान रखना, ये कैपिटल डब्लू है, और इस कैपिटल डब्लू का मतलब होता है डेजर्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डेजर्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे विल बी द करेक्ट आंसर। Who among the following countries, sorry, which among the following countries is not a part of the Arabian Peninsula? तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला का कौन सा कंट्री पार्ट नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अरेबियन पेनिनसुला की अगर बात करें तो उसमें कुवैत आता है, ओमान आता है और यमन भी आता है, बट जॉर्डन नहीं आता है। जॉर्डन की बात करें तो ये जो आपका लेवांत रीजन है उसमें आता है। अरेबियन पेनिनसुला में बात करें 7 कंट्रीज़ टोटल आती हैं। कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं? एक तो सऊदी अरेबिया है, एक यमन है, एक ओमान है, एक आपकी यूएई है, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरेन है, कतर है एंड कुवैत है, कुवैत, ठीक है। तो इसमें जॉर्डन नहीं है। जॉर्डन किस में आता है, मैंने अभी आपको बताया, ये लेवांत रीजन में। इसमें अगर हम बात करें लेवांत रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो जो हमारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जैसे एक तो जॉर्डन हो गई, इज़राइल हो गया, सीरिया हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ठीक है, फ़लस्तीन हो गया और सीरिया हो गया, ठीक है, एंड लेबनान हो गया इसमें, ठीक है। ये सारी कंट्रीज़ आती हैं लेवांत रीजन में, ऑलराइट। एंड एक चीज़, एंड दैट चीज़ इज़ कि सऊदी अरेबिया और जो यूएई है, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको पता होना चाहिए रिसेंटली इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया अलॉन्ग विद 2 अदर कंट्रीज़, इजिप्ट एंड इथियोपिया, ठीक है। इजिप्ट, इथियोपिया, Saudi Arabia and UAE have all 4 countries recently joined the BRICS from 1st January 2024 onwards। ये 4 countries नए BRICS का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। Which of the following statements regarding the continent of Antarctica is or are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Antarctica, which is the one of the 7 continents, it has the highest average elevation as compared to all other continents, this statement is correct। average elevation अगर हम बात करें जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा है। माउंट विंसेंट मैंसिफ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आपको सारे कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक पता होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट तो सबको पता ही होगा कि ये एशिया की हाईएस्ट पीक है विद द हाइट ऑफ 8848 मीटर। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, नहीं, इसके बाद तो साउथ अमेरिका की जो पीक है दैट इज़ माउंट एकोनकागुआ, वो आती है लिस्ट में, माउंट एकोनकागुआ। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका माउंट मैकिनले, ठीक है, मैकिनले, ये 3rd नंबर पे आता है। ये आपका साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। एंड देन आता है आपका माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। एंड ये है आपका कहाँ पे, ये है आपका अफ्रीका में, अफ्रीका का जो तंजानिया है वहाँ पे आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगा। और अंटार्कटिका कौन सा, और यूरोप का कौन सा है, एल्ब्रस है, ठीक है, माउंट एल्ब्रस, ये कहाँ का है, ये है यूरोप का। एंड विंसेंट मैंसिफ अंटार्कटिका का। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट में फैला हुआ है? नीलगिरी, अचानकमर, अमरकंटक की अगर बात करें तो ये है आपका MP एंड छत्तीसगढ़ में। एंड यहीं से आपके निकलती है कौन सी रिवर, 2 रिवर हैं आपकी, एक तो नर्मदा है एंड दूसरी सोन है, ठीक है। तो नर्मदा और सोन जो है दोनों रिवर क्योंकि यहाँ से निकलती हैं, दैट इज़ वाई दिस फॉर्म्स अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है ये। शेषाचलम की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, दिस इज़ इन आंध्र प्रदेश, एक स्टेट में है। अगस्त मलाई ये 2 स्टेट में, एंड दैट स्टेट्स आर केरल एंड तमिलनाडु। तो जो हमारा नीलगिरी है दिस इज़ इन दी 3 स्टेट्स, 3 स्टेट कौन से हैं वो, केरल है, तमिलनाडु है प्लस कर्नाटक है। नीलगिरीज की बात करें तो इसी में ही हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की और पूरे साउथ इंडिया की भी, दैट इज़ दौड़ा बेटा लोकेटेड है। एंड नीलगिरी में ही वेस्टर्न घाट दैट इज़ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दैट इज़ ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है। और जो हमारी अनामलाई हिल्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पीक सिचुएटेड है जिसका नाम है अनाईमुडी, 2695 मीटर जिसकी हाइट है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आप कमेंट में बताएंगे। एंड अगर हम बात करें अनामलाई को नीलगिरी से कौन सा घाट दैट इज़ कौन सा पास कनेक्ट करता है, दैट घाट इज़ और दैट पास इज़ पाल घाट, ये कनेक्ट करता है अनामलाई को नीलगिरी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से सही कौन सा मैच नहीं है? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड, इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड बिकॉज ये उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
चक्रशिला असम में है, सही है। नहर वाइल्ड लाइफ हरियाणा में, केन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तीनों सही है। तो आपको ये भी याद कर लेना बिकॉज ये आपके फर्दर एग्जाम में पूछ सकता है। रामनगर कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। बिकॉज आपको पता है PYQs की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से ना सिर्फ उस क्वेश्चन की बल्कि जो ऑप्शंस होते हैं उनकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैरियर आइलैंड इज ऑल करेक्ट। बैरियर आइलैंड क्या होता है? जैसे जो कोस्ट है, कोस्ट से थोड़ा सा अलग हट के ऑफ शोर, और ये जो पतली सी स्ट्रिप देख रहे हैं जिनके पीछे जो पानी है, ऐसे आप समझो जैसे कि मान लो कि ये कोस्ट है, ठीक है, ये कोस्ट है, हमने थोड़ा जूम कर दिया उसको, और ये है आपका एक बैरियर, हम आइलैंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका, ये एक तरह का लगून लेक हो जाएगा एंड ये आपका बैरियर आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, दीज आर स्मॉल चेन ऑफ सैंड आइलैंड्स दैट फॉर्म ऑफ शोर फार फ्रॉम द कोस्ट। यस, उतना भी फार नहीं होता लेकिन हाँ ठीक है, फार तो होता ही है। लगून्स और शैलोअर मार्सेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड्स फ्रॉम द मेनलैंड। लगून्स और शैलोअर मार्सेस सेपरेट द बैरियर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड, ये भी सही आपका। सच लोकेशंस आर हजार्डस फॉर द सेटलमेंट्स बिकॉज दे आर इजिली स्वेप्ट अवे बाई द स्टॉर्म्स और हरिकेन्स। कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे साइक्लोन्स, उन्हीं को हरिकेन्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। जो अटलांटिक ओशन होता है उसमें ही साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं, साउथ चाइना सी में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, ठीक है। तो वही होते हैं। तो स्टॉर्म्स और ये सब आएंगे तो ऑब्वियस ये बात है, काफ़ी डेंजरस है वहाँ पर रहना। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक। तो जैसे अभी हमने रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखा था, जहाँ एक सेंट्रल डोम या पीक से बहुत सारी रिवर निकलती है, उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं, जैसे कि अमरकंटक इंडिया में एक एग्जाम्पल है उसका। डेंड्रेटिक की अगर बात करें तो उसमें डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न वो होता है विच रिजेंबल्स थी ब्रांच ऑफ अ ट्री, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। जहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल पे रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर को ज्वाइन कर रही हैं मेन रिवर को। ट्रेलिस क्या होता है? ट्रेलिस होता है जहाँ पे मेन रिवर को ऐसे जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो रफली 90 डिग्री के एंगल पे ज्वाइन करती हैं, दैट इज़ परपेंडिकुलरली ज्वाइन करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स ट्रेलिस। सेंट्रीपिटल क्या होता है? रेडियल का उल्टा होता है। सेंट्रीपिटल में क्या होता है? एक सेंट्रल लेक होगा या डिप्रेशन होगा, वहाँ पे रिवर्स अपने आके वाटर को कलेक्ट करती हैं और फिर डालती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोकटक लेक मणिपुर का। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखे हुए हैं? रिप्रेजेंट्स द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। इट अकर्स इन एरियाज ऑफ यूनिफॉर्म रॉक टाइप एंड रेगुलर स्लोप। अ मैप और एरियल फोटोग्राफ शोज अ पैटर्न लाइक द वेन्स ऑफ अ लीफ। स्मॉलर स्ट्रीम्स जॉइन द मेन स्ट्रीम एट एन एक्यूट एंगल। ऑब्वियसली बात है, जेनेटिक होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द गेटवे सिटीज़ और आर करेक्ट। गेटवे सिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिटी हुज फिजिकल लोकेशन मेक्स इट अ लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर और बिटवीन वन रीजन और अदर्स। ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। एक तरह से जो गेटवे सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जो एक तरह से गेटवे के तौर पे एक्ट करती हैं टू अ न्यू रीजन, यानी उस सिटी के थ्रू आप एक नए रीजन में एंटर करते हैं। तो सिटी हुज फिजिकली आपका सही होगा, लोकेशन मेक्स इट इज़ अ लिंक बिटवीन वन कंट्री एंड अदर्स, ठीक है। अ गेटवे सिटी एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर लार्ज एरिया बिकॉज इट कमांड्स द एंट्री एंड एग्जिट राइट्स एंड पावर्स for a particular country or region. Most gateway cities are ports, many of which were formerly administrative centers for a colonial government. Yes. तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ग्लोबल डिमिंग का यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। नहीं, ग्लोबल डिमिंग क्या होता है? तो जो हमारे कुछ पार्टिकुलेट्स, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो पार्टिकुलेट्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, और ये जो पार्टिकुलेट्स क्या करते हैं? इंसुलेशन को रोकते हैं, इनकमिंग सोलिडेशन आ नहीं पाता। तो आप सोचेंगे तो अच्छी बात है, ग्लोबल वार्मिंग से बचेंगे, तो ये उतनी भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे इंसुलेशन कम आएगा तो इवेपोरेशन, कोई भी चीज़, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत, कम होगी तो भी दिक्कत। इवेपोरेशन कम होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन भी कम होगा, यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगा। तो फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट, ठीक है, फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज्ड पार्टिकुलेट्स। रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट, नो, डिक्रीज इन फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइस कैप क्लाइमेट इज ऑल करेक्ट। इन द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन द आइस कैप क्लाइमेट इज सिग्निफाइड बाई द लेटर EF। यस, ठीक है। ई का मतलब ही होता है टुंड्रा टाइप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे एक्सट्रीम सेट ऑफ क्लाइमेट जो कि हमें आर्कटिक्स या फिर अंटार्कटिक्स में देखने को मिलते हैं, उनको हम टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है। इट इज़ द अर्थ्स most severe climate where the mean monthly temperature is never above 0 degree Celsius. This statement is also true because यहाँ पे जैसे हमने बताया एकदम extreme conditions होती हैं on the colder side.
दिस क्लाइमेट इज़ फाउंड इन द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालयाज। तो ये स्टेटमेंट भी अगर हम देखें तो इज़ द पीर पंजाल एंड द ग्रेट हिमालयाज, तो ये आपका गलत होना चाहिए, बिकॉज नेवर अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कभी ऊपर नहीं जाता है किसी भी मंथ में, मीन मंथली जो टेम्परेचर है। तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज समर मंथ्स में यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर चला जाता है। और अगर हम इस तरह के क्लाइमेट की बात करें, आइस कैप क्लाइमेट, तो ये बहुत ही जो आपकी एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, ठीक है, ग्रीनलैंड हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो दैट इज़ वाई आपका जो पहले दो स्टेटमेंट है वो तो सही होंगे, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंसोलेशन इज और आर करेक्ट? इंसोलेशन इज प्रिडोमिनेटली शॉर्ट वेव रेडिएशन, यस, ये बात तो सही है, विद वेवलेंथ इन द रेंज 0.39 माइक्रोमीटर टू 0.76 माइक्रोमीटर, ये सही होगा आपका। इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो कर्व सरफेस है, यही तो इसके यही रीज़न है कि क्यों यहाँ पे इंसोलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। हमें पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ पे, जिसको कि हम टॉरिड जोन बोलते हैं, यहाँ पे सन की ओवरहेड रेस पड़ती हैं, डायरेक्ट रेस पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, सन की ओवरहेड रेस। वहीं पे अगर हम टेम्परेट एरियाज़ में चले जाएँ तो वहाँ पे स्लैंटिंग रेस देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे फ्रिजिड जोन में आ जाए 66.5 डिग्री के बियॉन्ड, तो फ्रिजिड में तो भाई 6 महीने 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला कॉन्सेप्ट रहता है। क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस है एंड अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मियांडरिंग। इट इज़ अ यू शेप्ड बेंड इन अ रिवर। तो बिल्कुल इस तरह से बेंड होता है मियांडरिंग में, ठीक है, और ये यू शेप ही बन रहा है। लेकिन अगर ये बहुत ही टाइट मियांडर हो जाए, टाइट मियांडर का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा बेंड होने लगे, बहुत ही ज़्यादा बेंड होने लगे तो आपस में मिल जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अ गूज स्नेक, ठीक है, फिर जूस, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। इट इज़ लाइकली टू बिकम अ कट ऑफ और ऑक्सपर लेक आफ्टर अ फ्लड। तो इस तरह से है, ठीक है। अगर ये बहुत ही टाइट हो गई तो इस तरह से ये क्या होगा, कट ऑफ होकर एक ऑक्सपो लेक बना देगा। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार में हमारा एक रामसार साइट है जिसका नाम है कबरताल, ठीक है, तो ये आपका एक ऑक्सपो लेक ही है। टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग अलॉन्ग इट्स मियांडरिंग कोर्स प्रोड्यूसिंग इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मियांडर्स। ये मियांडर्स क्या होती हैं? ये मियांडरिंग आपको देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्टोनिक अपलिफ्ट कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग। जैसे कि पहाड़ टाइप है, आप इसको सर्च करना एंट्रेंच्ड मियांडर, तो वो पिक्चर आपको दिखेगी जहाँ पे मतलब पहाड़ टाइप होंगे और उसको कट कर रखा होगा रिवर ने इस तरह से, और वो पहाड़ों के बीच से या फिर जो माउंटेन के बीच से वो ऐसे 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 घूम रही है, एक प्लेन में घूम रही है रिवर, प्लेन लैंड है, लैंड में ज़मीन में ऐसे ऐसे मटक मटक के स्नेक की तरह चल रही है। मियांडर्स उसको बोलते हैं, सिंपल मियांडर्स, ठीक है। और जो आपके माउंटेनियस रीजन में माउंटेन को कट कट करके वो माउंटेन को भी उसी शेप में ला रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एंट्रेंच्ड मियांडर्स, ठीक है। ये होते हैं आपका इरोजनल लैंडफॉर्म। वहीं अगर हम बात करें जो मियांडर हो जाएंगे, नॉट अ काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, बट येस अगर हमें रखना है तो उसको हम डिपोजिशन लैंडफॉर्म में रख सकते हैं, बट दीज आर अंडर दी इरोजन लैंडफॉर्म्स। दैट मीन्स कि पहले दो स्टेटमेंट आपके सही होंगे, तीसरा वाला भी सही ही है, कैन कॉज अ रिवर टू कंटिन्यू डाउन कटिंग, ठीक है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ गिवन प्लेस? ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हमें निकालनी है तो होती क्या चीज़ है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो भी आपकी एयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है। इसी चीज़ को ही तो हम एब्सोल्यूट या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। और उसके अवज में कितनी है अभी उसके पास मॉइस्चर, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ऑब्वियस सी बात है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमें चाहिए ही होगी इफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज गिवन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़? तो हमें पता है ये IUCN करता है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपकी रेड लिस्ट निकालता है जिसमें कि टोटल 9 कैटेगरीज में ये बांटता है स्पीशीज़ को, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। रेड लिस्ट निकालता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 लोकेटेड या फिर सिचुएटेड? तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे सादिया डुबरी, सादिया को डुबरी से कनेक्ट करता है। अगर हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 की बात करें तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटरवे इन इंडिया, और ये कौन से रिवर पे है? तो ये गंगा, भागीरथी, हुगली,
आपको पता होना चाहिए भागीरथी हुगली क्या है, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है ना। गंगा रिवर आती है फरक्का में, इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है, इसको हम हुगली या फिर भागीरथी हुगली बोलते हैं। एंड ये कनेक्ट करता है किसको, प्रयागराज टू हल्दिया इन दी वेस्ट बंगाल। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और वो हम यहाँ पे हाईवेज़ की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि जो NH44 है दैट इज़ नेशनल हाईवे नंबर 44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर NH1 है और NH2 है ये बनते हैं हमारे GT रोड से, और इसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं। ये दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है। वहीं पे NH2 की अगर बात करें नेशनल हाईवे नंबर 2 तो ये दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता है। ये आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, तो इट इज़ अ लैंड जो जिसको 5 साल से फैलो यानी कि खाली छोड़ दिया जा चुका है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द लैंड दैट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर मोर देन 5 years। Which of the following statement is or are correct? Angular velocity for all locations on the Earth's surface is the same while linear velocity varies। बिल्कुल सही है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी हर लोकेशन पे। एंगुलर वेलोसिटी होती है कि वो किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे। लीनियर वेलोसिटी होता है वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। यस इट इज़ अगेन करेक्ट। रीज़न क्या है, क्योंकि इक्वेटर पे जो रेडियस होती है, इक्वेटोरियल जो रेडियस होती है अर्थ की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर रेडियस, ठीक है। तो इसकी वजह से उसकी लीनियर वेलोसिटी, आप यहाँ पे सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फंडा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो स्पीड भी ज़्यादा रखनी होगी। तो लीनियर वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन इंडिया इज लोकेटेड एट द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। इनमें से कौन सी सिटी नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड पे है। ईटानगर कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। गैंगटॉक कहाँ पे है, सिक्किम की कैपिटल है। नैनीताल उत्तराखंड में। श्रीगंगानगर ये तो राजस्थान में है। एंड यहाँ पे मैप लगाना चाहिए था मुझे, कोई नहीं। तो सिक्किम यहाँ पे है कुछ, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक कुछ यहीं पे होगी। और जो अरुणाचल है ये अरुणाचल है, और ईटानगर जो है नीचे है थोड़ा सा, ईटानगर जो है वो थोड़ा नीचे साइड में है। मैच करवाएंगे तो नैनीताल नीचे आएगा, और श्रीगंगानगर जो है ये राजस्थान के एकदम ऊपर है, एकदम ऊपर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। नो, यूट्रोफिकेशन होता है जहाँ पे किसी वाटर बॉडी में एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाए, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अगर पहुंच जाएंगे तो उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलेंगे, जो कि हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि इससे होता ये है कि BOD बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, जो कि अगेन एक्वेटिक हमारा जो इकोसिस्टम है, खासकर जो हमारे मछलियाँ रह रही हैं छोटी छोटी, उनके लिए बहुत बेकार हो जाता है, क्योंकि बहुत इसमें प्लांट की ग्रोथ, एल्गे की ग्रोथ होने लगती है, वो ऑक्सीजन खींचते हैं, तो मछलियों के लिए बचती नहीं है। तो इस वजह से ये यूट्रोफिकेशन होता है। तो ऑब्वियस बात है ये तो नहीं होगा। मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसका जो सही आंसर होगा वो मिनरलाइजेशन होगा। एक्चुअल में जो हमारी DFC होती है, दैट इज़ डेट्रिटस फूड चेन होती है, इसमें टोटल 5 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला तो प्रोसेस होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब है जो हमारा डेट्रिटस है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो टूटेगा, ठीक है। उसका ब्रेकिंग डाउन होगा सिंपल पार्टिकल्स में बाय दी डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म हो गया, हमारे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये क्या करेंगे, डेट्रीवोरस हैं, ये डेट्रिटस को तोड़ेंगे। इसके बाद लीचिंग होगी, निच्छालन की प्रक्रिया होगी। लीचिंग क्या होती है, इट इज़ जहाँ पे जो हमारे वाटर सेल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सॉयल होराइजन से नीचे चले जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। एंड इसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग हो गया। देन इसके बाद जो हमारा कैटाबोलिज्म का प्रोसेस होगा, कैटाबोलिज्म होता है जहाँ पे फंगल और जो हमारे बैक्टीरियल एंजाइम हैं वो उस डेट्रिटस पे एक्ट करेंगे। मेनली अभी फ्रैगमेंटेशन में हमारे अर्थवॉर्म टाइप एक्ट करते हैं, बड़े बड़े जो थोड़े से होते हैं वो एक्ट करते हैं उसको
थोड़े मतलब फ्रैगमेंटेशन करते हैं, छोटा छोटा तोड़ते हैं, उसको और बारीक में तोड़ते हैं कैटाबोलिज्म, उसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म, ठीक है। एंड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, अब ये ह्यूमस क्या है, तो इसके बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमिफिकेशन। ये जब डिग्रेडेशन होता है ना कैटाबोलिज्म का, ये जो हमारे क्या बोलते हैं फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं, जब फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम से जब अपना एक्शन करते हैं तो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमस इज़ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है। एंड इसी के बाद होता है हमारा इस ह्यूमस का भी डिग्रेडेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज मिनरलाइजेशन। इसी से मिनरल्स बनते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं सॉइल के लिए। Consider the following statement regarding the landscape. Bhabar is a narrow belt ranging between 8 से 10 किलोमीटर parallel to the Shivalik foothills at the break of the slope. Yes, it is correct. It is a narrow belt because हमें पता है कि जैसे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है, इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें कि जो पहला वाला बेल्ट होता है जो कि एक नैरो बेल्ट होता है 8 से 10 किलोमीटर का, ये होती है भाबर बेल्ट, जहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो आके यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। बड़े 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 छोटे बड़े 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 इस तरह से पत्थर डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रीम्स ऑफ रिवर हैं, स्ट्रीम ऑफ जो रिवर है वो डिसअपियर हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे खो गई। देन आता है इसके बाद जो बेल्ट होता है इसको बोलते हैं तराई बेल्ट। इस तराई बेल्ट में री एमर्ज होती है, जो हमारी रिवर्स हैं वो री एमर्ज होती हैं। इट इज़ अ मार्शी एरिया, बहुत ही दलदली क्षेत्र होता है ये। इसके बाद आता है, इसको हम बोलते हैं बाढ़ का क्षेत्र, दैट इज़ एलुवियल फ्लड प्लेन्स। और इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज़ दी ओल्ड एलिवियम दैट इज़ नोन एज भांगर एंड द अदर इज़ दी निवर एलिवियम एंड इट इज़ नोन एज खादर। इसको बोलते हैं ओल्ड एलिवियम है, ये है न्यू एलिवियम। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, भाबर इज़ अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलिवियल डिपॉजिट्स बाई रिवर। रॉन्ग, भाबर बेल्ट नहीं है, इट इज़ दी एलिवियल फ्लड प्लेन वाली बेल्ट, जहाँ पे भांगर जो ओल्ड एलिवियम है और खादर जो न्यू एलिवियम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा एंड दैट इज़ यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी ब्लेजर्ड्स, सॉइल इरोजन, सुनामी और लोकस्ट्स। तो सुनामी कहाँ पे आएगी भाई, सुनामी पानी में ही आएगी। सुनामी क्या होता है, जब अर्थक्वेक का जो फोकस होता है वो समुद्र के अंदर होता है तो उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी मतलब वही जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, क्योंकि जापान में सुनामी वगैरह ज़्यादा आता है ना, क्योंकि सुनामी तभी आती है जब भूकंप आता है। समुद्र के अंदर अगर भूकंप आता है, प्लेट स्लाइड करती है तो सुनामी आता है। तो इसका तो 4 होगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ये ब्लिज़र्ड होते हैं, सॉइल इरोजन टेरेस्ट्रियल होगा। लोकस्ट जो होते हैं ये आपके बायोलॉजिकल होते हैं। लोकस्ट क्या होते हैं, लोकस्ट आपकी फसल को ख़राब कर देने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है। तो 2 1 4 3 आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, कौन सी नहीं है। माही भी फ्लो हो रही है, अच्छा लूनी भी ऐसे फ्लो हो रही है, ये वेस्ट की साइड में थोड़ा सा फ्लो हो रही है, और ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को कि ये आपका समुद्र को नहीं मिलती है, रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। साबरमती भी ऐसे चलती है, बट जो बानस है, बानस उसकी ट्रिब्यूटरी है किसकी, चंबल की। तो आपको पता है जैसे यमुना आती है गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। और जो हमारी चंबल है, चंबल सिंध बेतवा केन, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये चंबल को इस तरह से आके ज्वाइन करती है कौन, बानस, अरावली से निकलती है। तो अब वैसे बात है ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, ना कि वेस्ट की तरफ। नाउ consider the following geographical conditions: well drained rich friable loams containing good ideal of minerals, temperature between 15 to 28 degrees Celsius, and rainfall between this centimeter to this centimeter, and altitude variations from 600 meter to 1600 meter. Which of the following crops is suitable under the above conditions? टी, कॉफ़ी, कोकोनट या फिर कैश्यू नट। तो अगर हम बात करें 150 से 250 जो सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है वो टी को होती है, दैट इज़ चाय को। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मणिकर्ण जो हिमाचल प्रदेश में किस लिए जानी जाती है, इट इज़ नोन फॉर दी जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पे आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी के लिए जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री विद द मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट के साथ यूपी दैट इज़ उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है 8 स्टेट्स एंड 1 यूटी के साथ, केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बल्लरपुर, पिंपरी, सिंधरी या फिर मैटूर। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंपरी, जो कि आपका महाराष्ट्र में, और यहाँ पे है आपकी काफ़ी बड़ी एक पेनिसिलिन जो कि हमारी पहली एंटीबायोटिक्स है उसकी फैक्ट्री भी है, ठीक है, जिसकी की डिस्कवरी किसने करी थी आप कमेंट में बताएंगे। एंड ये भी बताएंगे कि क्यों जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरल डिजीज़ के खिलाफ काम नहीं करते हैं। यहाँ पे ट्राइब्स के नाम लिखे हैं, आपको मैच करवाना है विद द डोमिनेटिंग रीजन। तो गुड्डी गड्डी हिमाचल गई, 4th मुंडा, ठीक है, मुंडा हो गया आपका कहाँ पे, मुंडा होम एंड मुंडा प्राइजिंग भी हुई थी, आपको पता होना चाहिए 1899 में,
बिरसा मुंडा उसके लीडर थे। उलगुलान अपराइजिंग भी इनके नाम से उसको जानते हैं। किसके खिलाफ थी? दिकूज, दैट इज़ आउटसाइडर्स के खिलाफ थी। एंड आंसर वुड बी थर्ड। भील जनजाति है झारखंड की जो घूमर परफॉर्म करती है। जरावा, सेंथलीज, ओंगेज ये सब है। अंडमान एंड निकोबार है। निकोबार आइलैंड्स में एक है शॉम्पेन ट्राइब जिसने कि जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसने कि अभी पहली बार वोटिंग में हिस्सा लिया। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरिया ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो यहाँ पे कहाँ पे मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में तो फॉर श्योर होने वाला है। ठीक है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाला है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में भी होगा, बट नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में कैनेडी करंट आता है यहाँ पे। ठीक है, और इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी डेजर्ट लाइक कंडीशंस रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ये मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इकोटोन क्या होता है? तो इकोटोन जब सक्सेशन होता है। सक्सेशन क्या होता है? जब मैं बोल सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिक्स ऑफ स्पीशीज़ चेंज होता है तो उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। दो तरह का हो सकता है, या तो प्राइमरी हो सकता है जहाँ पे एक बेयर लैंड से, यानी कि कोई कुछ वहाँ पे वेजिटेशन पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ना कभी किया है, वहाँ पे अगर वेजिटेशन ग्रो कर रहा है प्राइमरी। पहले था लेकिन अब वो चेंज होकर कोई दूसरा बन रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो ऐसे सेकेंडरी सक्सेशन में ये जो बीच का एरिया होता है दैट इज़ ट्रांजिशनल इकोसिस्टम होता है, इसको इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है उसको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं। यहाँ पे फाइनली जो स्टेबल एक कम्युनिटी डेवलप होकर आती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास नहीं होती है? प्राइम मेरिडियन थ्रू विच डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज़। तो इसको हम ऐसे करके याद करते हैं, प्राइम मेरिडियन, या फिर आप इसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। BSF गेम इन टोगो, BSF गेम इन टोगो। बी से है आपका बुर्किना फासो, एस से है स्पेन, एफ से है फ्रांस, जी से है गाम्बिया, टोगो से है टोगो। इसके अलावा हो जाएगा इंग्लैंड आपका एक कंट्री। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंग्लैंड, फ्रांस, घाना और अल्जीरिया, ये कंट्रीज़ और हैं। और यहाँ पे ये आपका गाम्बिया नहीं घाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 8 कंट्रीज से पास होता है। ठीक है, 8 कंट्रीज से ये पास होती है, तो ये घाना होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे FEA कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कुछ की मतलब BSF गेम इन टोगो और FEA करके ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो ये भी होगा, पोर्चुगल स्कॉटलैंड नहीं होगा, 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ लैब्स रेट इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक रीजन। लैब्स रेट क्या होता है? किस रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको लैब्स रेट बोलते हैं। एंड हम सबको पता है ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है। रीज़न भी उसका वो है क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होता है, इंसोलेशन की वजह से नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है। बिकॉज जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज होती हैं वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन जो इंसोलेशन होता है उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट होती हैं, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन विच इज़ दी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उसके लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक होती हैं। तो लैब्स रेट हमें देखने को मिलता है। लैब्स रेट होता है किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, और ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर घटता है, दैट मीन एक पॉजिटिव लैब्स रेट होता है वहाँ पे, ना कि नेगेटिव। गलत। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है यानी नेगेटिव लैब्स रेट, सही। यहाँ पे फिर से टेम्परेचर घटता है यानी पॉजिटिव लैब्स रेट, गलत। एंड इट इज़ दी कोल्डेस्ट लेयर, यहीं पे मेटियोराइट्स आपके उल्कापिंड आके ख़त्म हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर इट इज़ दी वार्मेस्ट लेयर, हॉटेस्ट लेयर है आपकी सबसे, ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, दैट मीन्स अ नेगेटिव लैब्स रेट, अगेन गलत। तो सिर्फ एक ही सही है यहाँ पे। ठीक है, एक ही सही है। एक कितने पेयर पूछे यहाँ पे सही है, कितना कॉम्बिनेशन सही है, तो पहला मतलब एक ही सही है आपका, दैट इज़ ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला। लैब्स रेट कितना होता है ट्रोपोस्फेयर में? 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलोमीटर जाने में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की हाइट इक्वेटर पे कितनी होती है? 18 किलोमीटर होती है। पोल्स पे कितनी होती है? 8 किलोमीटर। तो एवरेज कितनी हुई? 13 हुई, है ना। एंड इसको हम रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैसेस का मिक्सिंग भी होता है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजन ऑफ मिक्सिंग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका इज और आर करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन ऑन द इक्वेटर? नो, इट इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर, इट इज सिचुएटेड नियर टू द इक्वेटर। इक्वेटर से साउथ में, इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ इक्वेटर, रफली 300 किलोमीटर साउथ में। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत होगा। इट इज़ द हाइएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। क्या होते हैं ये?
यूजुअली जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं हमारे, उनको हम फ्री स्टैंडिंग माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो ये हाईएस्ट तो माउंट एवरेस्ट है हमारा विद द हाइट ऑफ 8848 मीटर, बट अगर हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन की बात करेगा दैट वुड बी माउंट किलिमंजारो इन दी तंजानिया के नॉर्थ में। तंजानिया कहाँ पड़ता है? ये एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पर लेक विक्टोरिया है पास में, यहीं पे लेक तंगानिका है, वहीं ऊपर है ये। तो दूसरा वाला तो सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 1 2 ओनली। अराल सी जो है सेंट्रल एशिया में किन कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है? तो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को बॉर्डर करता ही है। ठीक है, आपका होमवर्क है आपको ये फाउंड आउट करना कि कैस्पियन सी किन कंट्रीज से बॉर्डर बनाता है, एंड ब्लैक सी किन कंट्रीज से बॉर्डर बनाता है, एंड कौन कौन से रिवर यहाँ पे ड्रेन होती हैं। गैलापागोस आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशन में है, तो ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे इक्वेडर है, इक्वेडर कंट्री है। इसी के जस्ट थोड़ा सा वेस्ट में है आपके गैलापागोस आइलैंड। दे आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, येस। दे आर पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन पेरू, नो दे आर पार्ट ऑफ इक्वेडोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गैलापागोस आइलैंड पे। एंड हाँ, इससे इक्वेटर पास होती है, अगर पूछ लेता है यहाँ पे तो यस, इससे इक्वेटर पास होती भूमध्य रेखा। इक्वेटर, इक्वेडोर नाम उसी पे पड़ा है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक है आपका मैनग्रोव रिप्रेजेंट एपीहाइटिक नहीं, एपीहाइटिक वेजिटेशन तो आपको इक्वेटर के पास में जो आपको एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट, मतलब जहाँ पे भी एवरग्रीन यानी सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, वहाँ एपीफाइटिक टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे इस तरह से बेल टाइप होती हैं और एक जो पेड़ है वो दूसरे पे चढ़ता है, उसकी मदद लेता है। वो मदद लेता है, ऐसा नहीं कि उसका खून चूस लेता है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से। तो इससे सॉल्ट टॉलरेंट, यस, यहाँ पे आपको हेलोफाइटिक टाइप के पेड़ मिलते हैं। हेलो मतलब सॉल्ट होता है, हेलो का मतलब, तो हेलोफाइटिक प्लांट मिलते हैं टॉलरेंट ऑफ दी सॉल्ट। ठीक है, मैनग्रूव्स में जो होते हैं इनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूमैटोफोर का मतलब होता है इनमें लिविंग रूट होती है। अगर आप ये मैनग्रूव के पेड़ देखेंगे तो यहाँ इनके रूट्स ऊपर निकली हुई होती हैं, क्योंकि पानी से लबालब भरे होते हैं, तो सांस लेने के लिए ऊपर निकले होते हैं ये। एंड इनकी जो रूट्स, इनको विविपैरस प्लांट के नाम से या फिर ट्रीज़ के नाम से जानते हैं, बिकॉज इनमें जो सीड होती है वो इनमें लगे लगे ही जर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पलाया वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, पलायाज आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पलायाज ये आपको जो एओलियन लैंड फॉर्म है वो है आपका एक पलाया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब CFC से हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो इसको कुछ सर्टेन पार्ट्स में करते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे अगले। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। यस, ये PDF आपको परमार ऑफिसर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। एंड डू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल। 50,000 कंप्लीट होने वाले हैं, कर दो जल्दी। ठीक है, तो और लाइक वाइक भी कर देना अगर अच्छा लग रहा हो, और बाकी कुछ डिमांड वगैरह तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू।